क्या यूरोप की ताकतवर यूनियन अब भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है? क्या एक भारतीय रिफाइनरी ने बना दिया रूस के खिलाफ यूरोपीय प्लान को फेल? क्या भारत अब पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है तेल के खेल में? और क्या ये मामला भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत बन सकता है? दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आज एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका यूरोप को भारत ने दिया है। भारत की एक रिफाइनरी जो अब तक शांत थी, अचानक वेस्ट के निशाने पर आ गई। यूएन ने उस रिफाइनरी पर सैंक्शन ठोक दिया, जिससे रूस का तेल रिफाइन होकर यूरोप तक पहुंच रहा था। पर असली सवाल ये है, क्या यूरोप सच में भारत को दबा पाएगा या ये सारा खेल खुद यूरोप के लिए ही उल्टा पड़ जाएगा? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है नयारा रिफाइनरी का सच, क्यों यूरोप बौखलाया हुआ है और कैसे भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब खेल उसके शर्तों पर चलेगा। दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत की एक प्रमुख सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ईरान से जुड़े कच्चे तेल को संसाधित कर रही है, लेकिन एक खास ट्रिक के साथ। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कच्चा तेल सीधे ईरान से नहीं आता, बल्कि यूएई जैसे किसी तीसरे देश के रास्ते भारत पहुंचता है, जिससे उसके सोर्स को छुपाया जा सके। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस के तेल पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं और ईरान पर पहले से ही सैंक्शन लगे हैं, लेकिन अब यूरोपीय अधिकारियों को शक है कि इन बैन को बायपास किया जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तेल मध्य एशिया से समुद्र के रास्ते यूएई के जरिए भारत लाया जा रहा है और दस्तावेजों में इसका सोर्स यूएई दिखाया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियां भ्रमित हो जाएं। यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इससे सैंक्शन का असर कम होता है और ग्लोबल मार्केट में असंतुलन आता है। इंडियन ऑयल या भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। जब से फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद तेजी से बढ़ा दी है। जनवरी-जून 2025 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने इस दौरान रोजाना लगभग 1.75 मिलियन बैरल्स पर डे रूसी तेल इंपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1% अधिक था। इससे भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस का बन गया, जबकि ओपेक देशों का हिस्सेदारी गिरकर लगभग 48.5% हो गई। भारत यह रूसी तेल डिस्काउंट पर खरीदता है, आमतौर पर अन्य सोर्सेज की तुलना में $3 से $4 प्रति बैरल कम मूल्य पर। फिर इस तेल को रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया जाता है, अक्सर यूरोप, G7 और अन्य जगहों पर जहां वेस्टर्न बैन लागू हैं। लेकिन भारत इस बीच सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा की रणनीति से लाभ उठा रहा है। यही बात वेस्टर्न देशों को चुभ रही है, क्योंकि उनके लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने किफायती ऊर्जा सुरक्षा पॉलिसी अपनाई और डिप्लोमेटिक चाल से व्यापार जारी रखा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो धमकी दी थी कि यदि रूस से तेल खरीदना नहीं रोका गया तो 100% तक टैरिफ लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई आर्थिक प्रतिबंध सामने नहीं आया। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर रूस से सोर्स में व्यवधान आता है तो वह बैकअप योजना के तहत खरीदी के कई स्रोत सक्रिय रखता है। इस मजबूत और रणनीतिक दृष्टिकोण ने भारत को वेस्ट के प्रतिबंधों से लाचार कर दिया है। जब ईयू ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब उन्होंने सीधे रूसी कच्चे तेल की आयात को बंद किया, लेकिन बीच में एक बड़ी कमी रह गई। रिफाइंड ऑयल पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसी लूपहोल का इस्तेमाल कुछ यूरोपीय देशों द्वारा किया गया। उन्होंने भारत से रिफाइंड की गई डीजल और पेट्रोल, जो कि प्रमुख रूप से रूसी क्रूड से बना था, उसे ईयू में पुनः आयात किया। 2023 में भारत से ईयू को भेजे गए रिफाइंडेड तेल की मात्रा 115% बढ़कर लगभग 2,31,800 बैरल प्रतिदिन हो गई, जिसमें से अधिकांश उत्पाद रूस से डिस्काउंट पर खरीदे गए क्रूड से बने थे। इसी बीच CREA और EU संसद की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि रूस से सीधे आयात नहीं करने वाले EU देशों अब उसी तेल को भारत से खरीदकर अपने बाजार में बेच रहे हैं। EU की विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने साफ कहा है, यदि भारत से आ रहे डीजल
या गैसोलीन में रूस का तेल शामिल है, वो सैंक्शंस का उल्लंघन है और मेंबर स्टेट्स को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ है, जैसे ही क्रूड रिफाइंड होता है वह अब रूस का नहीं, उस देश का माना जाता है जिसमें रिफाइन किया गया था। इसलिए भारत से आयातित तेल को मूल रूप से रूसी तेल पर आधारित मानना मुश्किल है, लेकिन इसका सैंक्शंस को सरकमवेंट करना स्पष्ट है। EU अब ऐसे रिफाइंड उत्पादों को प्रतिबंधित करने की तैयारी में है, ऐसे देशों को टारगेट करते हुए जो जानबूझकर इन लूप होल्स का फायदा उठा रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रूस से क्रूड आयात करती है, विशेष रूप से जमनागर रिफाइनरी के माध्यम से कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है और अमेरिका और यूरोप में भी पेट्रोल और डीजल निर्यात करती है। लेकिन EU के 18वें सैंक्शन पैकेज में स्पष्ट रूप से शामिल निशाने पर पहली कंपनी नायारा एनर्जी ही है और इसके साथ रिलायंस को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना है। इस तरह यह मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि भारत की संप्रभु ऊर्जा नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सैंक्शन सिस्टम के टकराव की पूरी कहानी है। पश्चिमी देश क्यों बौखलाए हुए हैं? EU ने भारत से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी है, क्योंकि लगता है कि ये रिफाइंड ऑयल मुख्य रूप से रूस के कच्चे तेल से बना था, जो उनके प्रतिबंधों से बचने की रणनीति में लगाया गया। जोसेफ बोरेल, EU के हाई रिप्रेजेंटेटिव, ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर EU में डीजल या गैसोलीन भारत से आ रहा है जिसमें रूस करीब है, तो यह संकेत है कि सैंक्शंस को सरकमवेंट किया जा रहा है। भारत की डिप्लोमेसी और आर्थिक चाल, कूटनीति का चमत्कार। भारत ने न तो कोई अंतरराष्ट्रीय नियम तोड़ा है, न किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, लेकिन फिर भी उसने एक स्मार्ट और लाभदायक व्यापारिक रणनीति अपनाई है। भारत ने 27 से 40 देशों तक तेल की आपूर्ति श्रृंखला फैलाकर अपने सप्लाई विकल्पों को मजबूत किया है, जैसा कि पेट्रो मंत्रियों ने भी पुष्टि की है। रूस से खरीद में उसने लाभ उठाया, डिस्काउंटेड कीमत पर कच्चा तेल लिया, फिर उससे बने पेट्रोलियम उत्पाद को पूरी दुनिया में निर्यात किया। यही रणनीति इसे सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा वाली स्थिति देती है और इसके बीच दिल्ली ने डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी बरकरार रखी। पॉलिसी स्थिर और साफ थी। इस वजह से भारत वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद ग्लोबल गेम में अपनी जगह मजबूत बनाए रख सका। इसी वजह से कई वैश्विक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की नई स्तर की आर्थिक और कूटनीतिक समझदारी का परिचय है, जिसे कुछ लोग कहते हैं यह कूटनीति का असली चमत्कार है। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह किसी भी वैश्विक नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि पूरी तरह वैधानिक और खुले बाजार पर आधारित थी। नायारा एनर्जी जैसे रिफाइनरी पर EU की प्रतिक्रिया ने एक मोड़ दिया, लेकिन रोसनेफ्ट और भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई नियम भंग नहीं हुआ। नायारा भारत में टैक्स देती है, भारतीय बोर्ड चलाता है और इसका प्रत्येक कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। आज की वैश्विक व्यवस्था में भारत का कद और बड़ा है, न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर, बल्कि डिप्लोमेसी और आर्थिक समझदारी के दम पर। यह पूरी घटना साबित करती है कि अब भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ तेल का खेल नहीं, बल्कि वैश्विक पॉलिटिक्स और कूटनीति का नया अध्याय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानकारी ही ताकत है और हम लाते रहेंगे वो सब कुछ जो दुनिया बदल रहा है।